हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एविएशन इंजीनियरिंग कॉलेज। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो कंपैरिजन ऑफ सप्लाई सिस्टम के आगे का ही टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने डीसी सप्लाई सिस्टम को कंपेयर किया था। इस लेक्चर में हम कंपेयर करेंगे। क्लियर? इस लेक्चर में हम कंपेयर करेंगे कंपैरिजन ऑफ सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम। क्लियर? तो सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम को हम इस पूरे लेक्चर में कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। रेफरेंस लेकिन हमारा अभी भी डीसी टू वायर सिस्टम ही होगा। क्लियर? सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम में हमने क्या देखा था, तीन तरह के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। एक तो आपका जो प्रैक्टिकल सिस्टम है वो सिंगल फेज टू वायर सिस्टम होता है। उसके अलावा सिंगल फेज टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, फिर सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम है। क्लियर? तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। क्लियर? ऑब्वियस ही बात है, टू वायर सिस्टम है तो एक कंडक्टर क्या होगा, विद वन कंडक्टर अर्थ। क्लियर? रिटर्न पाथ दूसरा कंडक्टर ही शो करेगा। क्लियर? तो ऑब्वियस ही बात है कि एक कंडक्टर उसका अर्थ होगा। जैसे डीसी टू वायर सिस्टम में भी क्या होता है, एक कंडक्टर उसका अर्थ होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाए, सर्किट डायग्राम को हम बनाए यहाँ पे, तो ये हमारा जनरेटिंग पॉइंट हो गया। क्लियर? एक जनरेटर हो गया, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसमिशन टाई लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ये तो पावर ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये क्या हो गया, टू वायर सिस्टम हो गया। और इसका जो रिटर्न कंडक्टर है वो एज अ अर्थ कंडक्टर यूज हो रहा है। क्लियर? ठीक है। करंट की वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है कि करंट की वैल्यू चेंज हो रही थी। वहाँ करंट हमने कहाँ तक ले गए थे, आई वन एंड आई टू। यहाँ पे हमने करंट मान लिया आई थ्री है। क्लियर? अब यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात क्या है, चूँकि ये अब एसी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एसी सिस्टम की बात करने का मतलब ये हो गया कि हम आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे। अगर हम पावर निकालते हैं या पावर लॉस निकालते हैं, वो एक आरएमएस वैल्यू ही मिलता है। जबकि डीसी में क्या होता था, एवरेज वैल्यू मिलता था। डीसी में क्या होता है, वोल्टेज लेवल कांस्टेंट होता है, वोल्टेज लेवल वेरिएबल नहीं होता है। जबकि एसी सिस्टम में क्या होता है आपका, ये एक साइनसोइडल वेवफॉर्म होता है, यानी वोल्टेज वेरिएबल होता है। और वोल्टेज वेरिएबल होने का मतलब कि अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फेज वोल्टेज वी है, तो वी की वैल्यू क्या होगी, वी एम बाई रूट टू के बराबर। यानी मैक्सिमम स्ट्रेस अगर वी एम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सिस्टम होगा वो V इक्वल टू वी एम बाई रूट टू के बराबर होगा फॉर द प्योर साइनसोइडल सिग्नल। क्लियर? ये चीज़ आपने पढ़ा भी है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि V की वैल्यू सेम है तो यहाँ भी वी एम लिख देंगे, यहाँ भी इसकी वैल्यू वी एम पुट करके चले आएंगे, यानी लाइन टू लाइन के बीच का जो वोल्टेज है वो वी एम है। नहीं, एसी सिस्टम में अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाती है। रूट मीन स्क्वायर यानी जो आई थ्री आप देख रहे हैं ये आरएमएस वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है जो वोल्टेज हमको मिलेगा वो भी आरएमएस वैल्यू होगा, वो वी एम बाई रूट टू के बराबर होगा। ये चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात होगी। क्लियर? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। हमने पहले ही बताया था मैक्सिमम स्ट्रेस फिक्स होगा, यानी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम स्ट्रेस आपका वीएम है। क्लियर? रूट मीन स्क्वायर स्ट्रेस की बात नहीं हो रही थी, मैंने पहले ही बोला था कि मैक्सिमम अर्थ टू मतलब लाइन टू अर्थ वोल्टेज हम वीएम लेके चलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी सिस्टम के लिए जो आरएमएस वैल्यू होगी वो वीएम बाई रूट टू के बराबर होगी। यानी लाइन दोनों वायर के बीच का जो वोल्टेज होगा, चूंकि एक वायर अर्थ है तो वो वीएम बाई रूट टू के बराबर होगा। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा आप। तो फिर से वही सारी चीज़ें मैथमेटिकल एनालिसिस फिर हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैथमेटिकल एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, ट्रांसमिटेड पावर। क्लियर? तो ट्रांसमिटेड पावर कितना है आपका, P, और P की वैल्यू क्या होगी, V इंटू आई थ्री कॉस फाइव। क्योंकि पावर फैक्टर का रोल तो यहाँ पे आना ही आना है। ऑब्वियस सी बात है, एसी सिस्टम है और आपका जो लाइन है वो एक इंडक्टिव पैरामीटर यानी एक इम्पिडेंस पैरामीटर को शो करता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेजर डिफरेंस मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, अगर मान लिया लैगिंग इफेक्ट है तो ये V है और ये करंट I3 है। क्लियर? और ये फाई एंगल से लैग कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो पावर की वैल्यू आएगी वो
v इंटू आई थ्री कॉस फाइव के बराबर होना है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एम बाई रूट टू इंटू आई थ्री कॉस फाइव, क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या करना होता है, हमेशा आई थ्री की वैल्यू निकालनी होती है। आई थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टू पी अपॉन वी एम कॉस फाइव, सॉरी नीचे आएगा कॉस फाइव, क्लियर, ठीक है। रूट टू टाइम्स ऑफ पी अपॉन वी एम कॉस फाइव, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। हमें आई थ्री मिल गया। अब हम पावर लॉस की बात करें यहाँ पे, पावर लॉस ऑब्वियस सी बात है, 2 वायर है यहाँ पे, तो पावर लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई थ्री स्क्वायर आर थ्री प्लस आई थ्री स्क्वायर आर थ्री। मैंने पहले ही बताया था आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा, रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगा। तो दोनों वायर चूंकि बैलेंस कंडीशन में है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का रेजिस्टेंस आर थ्री के बराबर होगा, यानी ये टोटल पावर लॉस कितना आ जाएगा, 2 आई थ्री स्क्वायर इंटू आर थ्री के बराबर। आई थ्री की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है। आई थ्री की वैल्यू क्या है हमारी, रूट टू वी एम, रूट टू पी अपॉन वी एम कॉस फाइव, तो वैल्यू पुट करो 2 इंटू टू पी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ये आपका हो गया आई थ्री स्क्वायर इंटू आर थ्री, क्लियर। ये हमारा आ गया पी एल, यानी पी एल की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू आर थ्री के बराबर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। तो मैंने पहले ही बताया था कि इसको हमें किससे कंपेयर करना होता है, जो हमने बेस लिया हुआ है। बेस हमने क्या लिया हुआ था, डीसी 2 वायर सिस्टम को हमने एज अ बेस लिया हुआ था, क्लियर। तो वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, ठीक, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पी एल की वैल्यू क्या थी वहाँ पे, पी एल इक्वल टू 2 पी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू आर, यही वैल्यू थी हमारी। अगर आप लास्ट लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे हमने पावर लॉस डीसी 2 वायर सिस्टम के लिए यही निकाला था, 2 पी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू आर के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पी एल के बराबर, यानी 4 पी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू आर थ्री के बराबर। यानी ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, वी एम स्क्वायर से वी एम स्क्वायर कैंसिल आउट, इस 2 से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो आर थ्री की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन 2 इंटू आर, क्लियर। हमें आर थ्री मिल गया यहाँ पे। हमें आर थ्री से मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें मतलब किससे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के रेशियो को हमें निकालना होता है कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का रेशियो क्या होगा, क्लियर, ठीक है। ठीक, तो आर थ्री की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, आर थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू एल बाई ए थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन 2 इंटू रो इंटू एल बाई ए, रो एल से रो एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो ए थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाई कॉस स्क्वायर फाइव इंटू ए। आप ये कैलकुलेट करके देखिएगा, हमें सिंपली रो इंटू एल को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दिया है, फिर इसको इन्वर्स कर दिया तो हमें मिल गया ये। यानी यहाँ से हमें जो वैल्यू निकल के आ गई वो ए थ्री बाई ए इक्वल टू क्या आ गया, 2 बाई कॉस स्क्वायर फाइव हमें मिल गया, क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, क्लियर। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, स्मॉल v3 अपॉन कैपिटल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 वायर हैं तो a3 इंटू एल, लेंथ तो फिक्स ही है, प्लस a3 इंटू एल के बराबर अपॉन V की वैल्यू तो 2 वायर सिस्टम था, 2 इंटू AL निकाला ही था हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये a3 बाई ए के बराबर ही आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 बाई कॉस स्क्वायर फाइव के बराबर, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V3 बाई वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का जो रेशियो है वो 2 बाई कॉस स्क्वायर फाइव के बराबर आ रहा है। यानी ये पावर फैक्टर पे डिपेंडेंट है, लेकिन पावर फैक्टर कॉस स्क्वायर फाइव की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। वो क्या होगा, कॉस फाइव की जो वैल्यू है वो 1 से कम ही रहनी है। तो 1 से कम रहनी है तो ओवरऑल ये जो रेशियो मिल रहा है ये आपका 1 से ज़्यादा ही होगा। तो जब ये 1 से ज़्यादा होगा
तो ऑब्वियस सी बात है कि विद रिस्पेक्ट टू द डीसी टू वायर सिस्टम, ए सिंगल फेज एसी टू वायर सिस्टम में आपको जो वॉल्यूम यूज होगा वो ज़्यादा वॉल्यूम यूज होगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको सिंगल फेज टू वायर एसी सिस्टम क्लियर होगा। अब नेक्स्ट फेज में हम बढ़ते हैं, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। क्लियर? ठीक है, तो अगला देखें हम जरा। सेकेंड वन इज द कंपेरिजन ऑफ सिंगल फेज तो नेक्स्ट सिस्टम मैंने क्या बताया आपको कि नेक्स्ट सिस्टम हमें देखना है कंपेरिजन ऑफ सिंगल फेज टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। क्लियर? तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। सिंगल फेज एसी, ठीक है, एसी ही है ये हमारा। मैंने पहले ही बोला था कि सिंगल फेज एसी के लिए हम कर रहे हैं। सिंगल फेज एसी टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ। ठीक है, पहले सर्किट बनाते हैं हम। यहाँ पे मिड पॉइंट अर्थ है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे हमने 2 जनरेटर ले लिया। ठीक है, 2 जनरेशन यूनिट ले लिया हमने और ये ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट को हमने क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है। जब मिड पॉइंट को अर्थ कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है हम जो वोल्टेज लेकर चलते हैं वो लाइन टू न्यूट्रल लेकर चलते हैं। चूँकि एसी है तो ये वोल्टेज क्या होगा, Vm/√2 के बराबर होगा। क्लियर? अगर यही मैं फिर बोल रहा हूँ अंडरग्राउंड केबल के लिए आपको खुद करना है। अंडरग्राउंड केबल में बस क्या हो जाएगा, हम लाइन टू लाइन स्ट्रेस लेंगे। क्लियर? लाइन टू न्यूट्रल ना लेके लाइन टू लाइन लेंगे। ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vm/√2 प्लस Vm/√2 कितना आ जाएगा, 2Vm/√2 के बराबर। क्लियर? यहाँ पे हम करंट ले ले रहे हैं, ये करंट फ्लो हो रहा है I4। ठीक है, ठीक, तो फिर से वही सारी चीज़ें यहाँ भी शुरू होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड पावर P की वैल्यू क्या आ जाएगी, VI4 cos 5, और यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है, 2Vm/√2 के बराबर, I4 cos 5। यानी अगर हम यहाँ से I4 की वैल्यू निकालें तो I4 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो इसको, ये √2 आ जाएगा। ठीक है, तो I4 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी P/√2 Vm cos 5। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। फिर से वही चीज़, पावर लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, I4 स्क्वायर R4 प्लस I4 स्क्वायर, चूँकि 2 वायर सिस्टम है, R4, यानी क्या आ जाएगा ये 2 इंटू I4 स्क्वायर इंटू R4 के बराबर। और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू I4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, P²/2 Vm स्क्वायर cos स्क्वायर 5 इंटू R4। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, P²/Vm स्क्वायर cos स्क्वायर 5 इंटू R4। ये हमारा आ गया PL। ठीक है, और यही PL को हमें DC टू वायर सिस्टम से कंपेयर करना है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2P² Vm स्क्वायर इंटू R। क्लियर? यही चीज़ था हमारा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, Vm स्क्वायर से Vm स्क्वायर, P स्क्वायर से P स्क्वायर को हमने कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, R4 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 2 cos स्क्वायर 5 इंटू R के बराबर। क्लियर? फिर से वही चीज़ें, रो इंटू L/A4 मस्ट बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 5 इंटू रो इंटू L/A। देन यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो A4/A का जो वैल्यू आएगा वो 1/2 cos स्क्वायर 5 के बराबर आ जाना। क्लियर? तो हमने A4/A की वैल्यू हम यहाँ से
कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। वही सारा चीज़ हमें करना है यहाँ पे, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो ये तो अंडरस्टूड है, टू वायर सिस्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के लिए सेम ही वैल्यू होगी, V4/V। तो क्या हो जाएगा, ये दो वायर है, A4 × L प्लस A4 × L का अपॉन V की वैल्यू 2 × AL के बराबर होती है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, A4/A के बराबर। यानी आपका जो वॉल्यूम का रेशियो आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया आपका वही 1/2 cos² φ के बराबर। क्लियर, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो है उसी के बराबर, यानी V4/V की वैल्यू आ गई 1/2 cos² φ। यानी सिंगल फेज टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू DC टू वायर, ठीक है, सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम रिड्यूस होना ही होना है। तो मेरे ख्याल से आपको सिंगल फेज AC टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किस पे, सिंगल फेज सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम पे। क्लियर, तो सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम पे हम बढ़ते हैं। AC सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम, जैसा कि हमने पहले ही देखा था DC थ्री वायर सिस्टम में हमने जो मेन चीज़ें रखी थी वो क्या था, जो आपका थर्ड वायर होता है वो थर्ड वायर बिहेव्स एज रिटर्न कंडक्टर। क्लियर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक रिटर्न कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। रिटर्न कंडक्टर होने की वजह से जो आपका करंट आता है थ्री वायर सिस्टम का, जो रिटर्न कंडक्टर होता है, जो थर्ड वायर होता है, उसमें जो करंट आता है वो जीरो करंट हमें मिलता है, देयर इज नो करंट। जब कोई करंट नहीं है तो जीरो लॉस भी होगा, कोई लॉस भी नहीं होगा आपका। बस एक चीज़ होता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो जस्ट हाफ होता है आउटर कंडक्टर का, जस्ट हाफ 1/2 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आउटर कंडक्टर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, चाहे वो DC सिस्टम हो चाहे वो AC सिस्टम हो, दोनों के लिए फिजिबल है। क्लियर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आउटर कंडक्टर। क्लियर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें फिर से वही सारा काम करना है। तो मैथमेटिकली फ्री एनालिसिस वही करनी है हमें। ये आपका दो जनरेटिंग पॉइंट ले लिया हमने। क्लियर, ठीक है, बस यहाँ पे लाइन कितने हो जाएंगे, एक लाइन ये जो कि आउटर लाइन है। क्लियर, और ये एक थर्ड वायर ले लेते हैं हम यहाँ पे जो कि रिटर्न कंडक्टर होता है, ये हमारा रिटर्न कंडक्टर होता है। इस रिटर्न कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। क्लियर, ठीक है, और जो मेन करंट फ्लो करेगा वो कहाँ फ्लो करेगा, हमारा इस लाइन में, यानी ये हमने I5 ले लिया, ये करंट हमारा I5 हो गया, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये वोल्टेज क्या होगा, Vm/√2, और ये भी वोल्टेज क्या होगा, Vm/√2। क्लियर, तो टोटल वोल्टेज कितने हो जाएंगे, 2Vm/√2। यानी मैथमेटिकल एनालिसिस पूरा का पूरा DC टू वायर मिड पॉइंट अर्थ की तरह ही है, बस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते समय थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो हम चाहें तो यहाँ पे सीधे सीधे भी A5/A निकाल सकते हैं, आप चाहें तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सेम वैल्यू निकलेगी जो मिड पॉइंट अर्थ के लिए निकला है। हालांकि मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर से, ट्रांसमिटेड पावर अगर हम देखें यहाँ पे, तो ट्रांसमिटेड पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, VI5 × cos φ। क्लियर, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही चीज़ें 2Vm/√2 I5 cos φ। तो यहाँ से I5 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, I5 की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे P/√2 Vm cos φ। क्लियर, फिर हम क्या निकालते हैं, पावर लॉस। पावर लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, PL = I5² ×
R5 प्लस I5 स्क्वायर इंटू R5। जो रिटर्न कंडक्टर होता है उसमें कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो 2I5 स्क्वायर इंटू R5, I5 की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2 VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इंटू R5। क्लियर। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है पी स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इंटू R5। ये हमारा PL, और ये PL किसके बराबर होता है, 2 पी स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर इंटू R के बराबर। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था तो हमारा R5 की वैल्यू क्या आ गई थी, 2 कॉस स्क्वायर 5 इंटू R के बराबर। क्लियर। जब R5 2 कॉस स्क्वायर 5 आ गया था तो हमने निकाला था A5 अपॉन, यानी A4/A वहाँ पे निकाला था। यहाँ पे रोयल बाई A5 पुट करोगे तो A5/A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 कॉस स्क्वायर 5। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो निकल गया और सेम वॉल्यूम का ही रेशियो लिख के चले जाते हैं। वो चीज़ यहाँ पे गलती हो जाती है क्योंकि यहाँ पे थर्ड वायर भी है, मैकेनिकली वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वॉल्यूम हम यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम यूज करेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ही होगा। तो वो चीज़ हमें नहीं मिस करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना कि 3 वायर सिस्टम है तो वॉल्यूम का रेशियो एरिया के रेशियो के बराबर लिख के चले आना। हमें क्या करना होता है, प्रॉपर वॉल्यूम का रेशियो निकालना होता है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे। हमें A5/A मिल गया। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ कंडक्टर वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ कंडक्टर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V5 अपॉन V। क्लियर। V5 की बात करेंगे तो दो आउटर कंडक्टर हैं A5 इंटू एल प्लस A5 इंटू एल के बराबर, और एक कंडक्टर क्या है, रिटर्न कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या लेना होता है, जस्ट हाफ ऑफ द आउटर कंडक्टर। तो A5/2 ले लिया हमने अपॉन V का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू AL के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/2 A5 इंटू AL अपॉन 2AL। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 इंटू A5/A। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 5/4 इंटू 1/2 कॉस स्क्वायर 5। यानी हमें मिल क्या गया, V5 अपॉन V का जो रेशियो मिला वो हमें मिला 5/8 कॉस स्क्वायर 5। ऐसे हम क्या करते हैं, अगर हमें निकालना हो तो सीधे उसका निकालते तो हमें 1/2 कॉस स्क्वायर 5 मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो 5/8 कॉस स्क्वायर 5 मिलेगा। क्लियर। तो इस तरह से हम कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने सिंगल फेज एसी सिस्टम को कवर किया हमने, और वॉल्यूम के रेशियो को बता के ये रिप्रेजेंट किया कि कैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है अगर हम सेम पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी का लाइन यूज कर रहे हैं, सेम लॉस का लाइन यानी सेम एफिशिएंसी की लाइन यूज कर रहे हैं, और सेम मैक्सिमम स्ट्रेस की लाइन अगर यूज कर रहे हैं तो कैसे कैसे चेंजेज आ रहे हैं। तो आई होप आपको सिंगल फेज एसी सप्लाई सिस्टम का कंपेरिजन समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे 2 फेज एसी। क्लियर। 2 फेज एसी में 2 सिस्टम थे, 3 वायर एंड 4 वायर, उन दोनों को कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम को कवर करेंगे और उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द DC 2 वायर सिस्टम। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपको डाउट है तो वो चैट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।